औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी शाहिद नवाज कॉस्मस न्यूज़ के साथ इस्लामाबाद से आपके साथ हूँ। आज की कुछ अहम खबरें लेकर अमरीकी डॉलर रुपए के मुकाबले में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। इंटर बैंक में डॉलर की कीमत 178 रुपये 81 पैसे हो गई। रूस यूक्रेन जंग आलमी मंडी में तेल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा और गैर यकीनी सूरत हाल डॉलर की कदर में इजाफे की वजह है। आने वाले दिनों में मजीद इजाफा होगा, मार्केट जराए। कुछ शहबाज गिल से नाना, कोई असद कैसर से हवा, किसी को अमीन असलम से शिकवा। हुक्मरान जमात के अरकान की अपनी पार्टी से नाराजगी की वजूहात सामने आ गई। पीटीआई के नाराज अरकान कौमी असम्बली ने पार्टी का व्हाट्सएप ग्रुप भी छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट का साबिक फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला। केस में अहम नुकता ये भी है कि पार्लियामेंट के आइन में तरमीम पर क्या इख्तियारात और हदूद मुतय्यन हैं। क्या पार्लियामेंट ने आइन के तहत दिए गए इख्तियारात वापस लेते वक्त फाटा की आवाम से राय ली थी? अदालत के रिमार्क्स। तरीके अदम इत्मीनान जमा होने के बाद वज़ीर-ए-आज़म का अवामी जलसे का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा जुम्मा के रोज जिला दीर में होने वाला जलसा बताएगा कि अवाम किसके साथ है। इमरान खान का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। हमारे पास 178 नंबर हैं, शहबाज गुल का दावा। शहबाज गिल साहब का दावा। यूसुफ रज़ा गिलानी वाली खरीदोफरोख्त इमरान खान नहीं कर सकते। माजी के हुक्मरान कहते हैं पैगाम आए तो सर झुकाना है और लेट जाना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मावन सूजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेनेट इलेक्शन में पीटीआई को धचका। बाइकाट के बावजूद अरकान ने वोट कास्ट कर दिए। पंजाब की वज़ारत आला के लिए अलीम खान के नाम पर तरीन ग्रुप इख्तिलाफात का शिकार। फैसल वाडा की खाली नशिस्त पर पीपी के निसार खोड़ो सेंटर मुंतखब हो गए। अदम एतमाद अपोजिशन की सियासी मौत है। वज़ीर-ए-आज़म ने आसिफ जरदारी को पहला टारगेट करार दे दिया। वज़ीर इमरान खान ने गवर्नर ऑफ कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो खिता तब्दीली चाहता है वो सिंध है। कराची में एमकेएम पाकिस्तान की क़यादत से मुलाकात के बाद गवर्नर हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अंदरून सिंध के लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ कि आज़ादी का वक्त करीब आ गया है। सिंध के लोग डाकूज जरदारी से आज़ादी चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक को अपोजिशन की सियासी मौत करार दिया। वज़ीर इमरान खान ने एक बार फिर चेयरमैन पीपल्स पार्टी की उर्दू को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आसिफ जरदारी खुदा का वास्ता है, बिलावल को उर्दू तो सिखा दो। 15 साल हो गए हैं, इसे अभी तक ये नहीं पता कि बारिश आता है या आती है। ये वज़ीर साहब ये बातें करने वाली नहीं है। तौबा करें, अल्लाह पाक से तौबा करें। आप बच्चे की अगर लैंग्वेज ठीक नहीं है तो आपको ये समझना चाहिए कि चलो यार ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि अगर वो नहीं, उसकी वालदा भी ऐसी बोलती थी, वो भी कह रही होती थी अजान बाज रहा है। तो आपके बच्चे जो हैं उसको कौन सी उर्दू आती है, वो तो अंग्रेज और पता नहीं कौन कौन सी ज़बानें उधर बोल रहे हैं। आप ये बच्चा इसके साथ ये छोटी सी बात पे इतना बड़ा आती है, ये आता है। जिधर आप बंदों को हंसाना होता है, जोक करना होता है, आप ये बात करते हैं कि वो खुदा का वास्ता है, इस बात को छोड़ो, अल्लाह अल्लाह करें। जो आपकी आफत आई है उसको कोशिश करें वो खैरियत गुजर जाए। मैंने 2 साल में अंग्रेजों को उर्दू सीखते देखा है। वज़ीर इमरान खान का कहना था कि अपोजिशन ने वो काम किया जिसके लिए मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा था कि ये करें। एक कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की जानब दौड़ता है, और अदम एतमाद अपोजिशन की सियासी मौत है। इमरान खान का कहना था कि क्रिकेट में कप्तानी का राज यही है कि वो पहले दिन से अगले दिन की प्लानिंग शुरू करता है। मैं बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा था कि मैं 25 साल से इन चोरों के खिलाफ जिहाद कर रहा हूँ, अपने मुल्क के लिए इन चोरों के खिलाफ लड़ रहा हूँ। इनका कहना था कि अल्लाह ने हमें तमाम मुश्किलात से निकाला और मुझे अल्लाह पर यकीन है कि हम इस मुश्किल से भी निकल जाएंगे। डाकुओं के गुलदस्ते को खौफ आना शुरू हो गया है। सिंध के लोग डाकू जरदारी से आज़ादी चाहते हैं। इनका कहना था कि मैं खुद अंदरूनी सिंध का दौरे करने आया हूँ। आसिफ अली जरदारी मेरा पहला टारगेट है। अब मेरा मिशन है कि जो जुल्म सिंध के लोगों के साथ हो रहा है इन्हें इससे आज़ादी दिलवाई जाए। उन्होंने कहा कि कराची के लोगों को CR की
KCR کی مبارک دیتا ہوں. کسی وفاقی حکومت نے کراچی میں وہ کام نہیں کیا جو ہم کرنے جا رہے ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہماری حکومت میں ہوئی. یہی وجہ ہے کہ ہم نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کی. کیا کمی کی آپ نے؟ کون سی بجلی آپ نے کمی کر دی ہے وزیر اعظم صاحب؟ 250 پہ لے جا کے تو 10 روپے کمی کر دے رہی. کون سی یہ بڑی عجیب باتیں ہیں وزیر اعظم صاحب. آپ کو خدا کا خوف نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہم نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم کی. ہمارے ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت دبئی سے بھی کم ہے جہاں سے تیل ان کی زمین سے نکلتا. تو ہمارا بھی تو آپ نے نکال دیا تیل. ہمارا کون سا لحاظ کیا آپ نے؟ روس اور یوکرین جنگ کے باعث دنیا میں تیل کی بلند ترین قیمتوں کے باعث درآمد کنندگان کی جانب سے بڑھتی طلب کی موجودگی میں انٹر بینک مارکیٹ میں امریکی ڈالر روپے کے مقابلے میں اب تک کی بلند ترین سطح یعنی 178 روپے 81 پیسے پر پہنچ گیا اور اس میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. رپورٹ کے مطابق اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے آفیشیل ریٹس کے مطابق پیر کو ڈالر 178 روپے 13 پیسے پر بند ہونے کے بعد گزشتہ روز 48 پیسے یا 0.27% یومیہ اضافے کے ساتھ 178.61 پر بند ہوا. جبکہ آج بدھ کے روز اس کا ریٹ 178 روپے 81 پیسے تک جا پہنچا جو کہ ملک کی تاریخ کی بلند ترین شرح تبادلہ ہے. انٹر بینک ڈیلر نے بتایا کہ منگل کے روز مارکیٹ کے بند ہونے تک ڈالر کا ریٹ 178 روپے 70 پیسے تھا. انٹر بینک کے ایک ڈیلر نے کہا کہ طلب کے دباؤ دن کے ابتدائی گھنٹوں میں شروع ہوا جس نے ڈالر کی قیمت کو بلند کر دیا. انہوں نے کہا کہ سیشن کے اختتام تک دباؤ جاری رہا. بیشتر کرنسی ماہرین کا خیال ہے کہ یوکرین کے خلاف روس کی جاری جنگ کے پس منظر میں بیرونی محاذ پر غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے آنے والے دنوں میں ڈالر کا بلندی کی جانب سفر برقرار رہے گا. اللہ اکبر. اچھا جی آگے چلتے. کچھ شہباز گل سے نالاں کوئی اسد کیسر سے حفاظ کسی کو امین اسلم سے شکوا. حکمران جماعت کے اراکین کی اپنی پارٹی سے ناراضگی کی وجوہات سامنے آ گئیں. PTI کے ناراض اراکین قومی اسمبلی نے پارٹی کا واٹس ایپ گروپ بھی چھوڑ دیا. پاکستان تحریک انصاف کے ناراض اراکین قومی اسمبلی نے پارٹی کا واٹس ایپ گروپ چھوڑ دیا ہے. حکمران جماعت کے اراکین کی اپنی پارٹی سے ناراضگی کی وجوہات بھی سامنے آ گئی ہیں. ذرائع کہتے ہیں کہ فیصل آباد بھی ان کے اراکین وزیر اعظم عمران کے معاون خصوصی شہباز گل کی مداخلت پر ناراض ہیں کیونکہ شہباز گل فیصل آباد میں آئندہ الیکشن میں اپنے لیے سپورٹ مانگ رہے ہیں جس پر اراکین کی جانب سے وزیر اعظم کو شہباز گل کی مداخلت پر تحفظات سے آگاہ کیا گیا. تاہم وزیر اعظم ارکان کے تحفظات دور کرنے کی بجائے شہباز گل کو ماسکو لے گئے. ذرائع ہی کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ پارٹی کی طرف سے شوکار نوٹس اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی سے نکالنا نور عالم کی ناراضگی کا باعث بنا. نور عالم خان کو اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی جانب سے حکومتی فنڈ صرف سوابی میں خرچ کرنے پر خفا ہوئے اور جب انہوں نے اپنے حلقے کے ترقیاتی فنڈ مانگے تو وہ بھی نہیں ملے. اس کے بعد نور عالم خان کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی تو اس میں بھی تحفظات دور نہیں کیے گئے. رپورٹ میں ذرائع کی جانب سے یہ بھی معلوم ہوا کہ میجر ریٹائرڈ طاہر صادق کو اپنے حلقے میں امین اسلم کی مداخلت کی شکایات رہیں لیکن وزیر اعظم کو معاملے کی شکایت کے باوجود ملک امین اسلم کو مداخلت سے نہیں روکا گیا اور ملک امین اسلم نے طاہر صادق کے حلقے میں مختلف ترقیاتی اسکیموں کا افتتاح کیا. یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت کے بعد اراکین کی اپوزیشن سے مبینہ رابطوں کا انکشاف بھی ہوا ہے جن کے ناموں کی لسٹ وزیر اعظم تک پہنچ گئی ہے. مبینہ طور پر مشکوک اراکین نگرانی بھی شروع کروا دی گئی ہے. وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کو اپوزیشن سے رابطوں میں رہنے والے 28 حکومتی اراکین کی مبینہ فہرست پیش کی گئی ہے. یہ فہرست ایک سول ادارے کی جانب سے بھجوائی گئی جس میں شامل تمام اراکین کا تعلق تحریک انصاف سے ہے. اس لسٹ میں اتحادی جماعتوں کے اراکین کا ذکر نہیں ہے. میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ اراکین میں زیادہ تر ایسے لوگ شامل ہیں جو دیگر جماعتیں چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف میں آئے تھے. یہ ناراض اراکین عدم اعتماد اپوزیشن کو ووٹ دے سکتے ہیں جس کے باعث مبینہ مشکوک اراکین کی نگرانی بھی شروع کروا دی گئی ہے جبکہ ان تمام اراکین راز کو منانے کا ٹاسک پرویز خٹک اور شاہ محمود قریشی کو دیا گیا ہے. اگر جی سپریم کورٹ سے خبر لیتے ہیں جی. سپریم کورٹ نے قبائلی اضلاع سابق جو فاٹا تھے ان کے خیبر پختونخوا حامی انضمام سے متعلق 25ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست پر سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی
सरबराही में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुस्लिम अदालत के 3 रुकनी बेंच ने 25वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने वाली दरखास्तों पर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दरखास्तदारों की जनता आइन में दर्ज फाकी कहीं की हैसियत तब्दील न करने का सवाल उठाया गया है। केस में अहम नुकता यह भी है कि पार्लियामेंट के आइन में तरमीम पर क्या इख्तियारात और हदूद मुतय्यन हैं। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा कि यह तयन करना ज़रूरी है कि पार्लियामेंट किस हद तक आइन में तरमीम कर सकती है। उन्होंने कहा कि अगर किसी इलाके के इंतजाम से वहाँ के रहायशियों के हकूक़ सलब हों तो वफाकी कानून का सवाल उठ सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि क्या फाटा इंतजाम से कबायली इलाकों के रहायशियों की सूबाई और कौमी असम्बली में नुमाइंदगी मुतासर हुई। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 25वीं आइनी तरमीम के बाद बड़ा मसला ही फाटा के नुमाइंदों की कौमी और सूबाई असम्बली में नशीतों का था। फाटा के नुमाइंदों की 25वीं आइनी तरमीम की हमायत की थी। अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा कि आइन के तहत एग्जीक्यूटिव आर्डर से कबायली इलाकों को सीज किया जा सकता है। फाटा के इंतजाम से तमाम जिरगे से मुशावरत भी की गई थी। बेंच के रुकन जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने दरियाफ्त किया कि फाटा के इंतजाम से असल मसला क्या है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि फाटा वाले कह चुके हैं कि इनकी तहजीब खैबर पख्तूनख्वा से मुख्तलिफ है। फाटा वालों का मौक़िफ़ आ चुका है कि आइन ने इनको अलग हैसियत का जो तहफ़्फ़ुज़ दिया है वह तरमीम के ज़रिए फाटा ले लिया गया। जस्टिस आयशा मलिक ने इब्सार किया कि क्या पार्लियामेंट ने आइन के तहत दिए गए इख्तियारात वापस लेते वक्त अवाम की फाटा की अवाम से राय ली थी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आइन की दफ़ा 257 में दर्ज है कि अगर कश्मीर आज़ाद रियासत के तौर पर रहना चाहे तो कश्मीरियों की राय ली जाए। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिया कि कश्मीर का मसला और बैकग्राउंड मुख्तलिफ है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि जमहूरियत आइन का बुनियादी जड़ है। 25वीं आइनी तरमीम का मकसद कबायली इलाकों में जमहूरियत लाना बताया गया है। दौरान समाअत खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का पार्लियामेंट की तरमीम को कलअदम करार देना अख्तियारात से तजावुज़ होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि इन तमाम सवालों के जवाब पर तफसीली दलाइल सुनेंगे। केस को माह रमज़ान के बाद लार्जर बेंच में सुना जाएगा। बाद अदालत ने केस की समाअत रमज़ान के बाद तक मुलतवी कर दी। ये तरीके अदमतवार जमा होने के बाद वज़ीर का अवामी जलसे करने का प्रोग्राम भी जारी हो गया है। जुमा का वो अपर दीर में ये एक जलसा कर रहे हैं। ये दूसरी तरफ शहबाज गिल साहब का कहना है कि 178 नंबर हैं, 178 नंबर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि सियासत मुलाकात का नाम है, सियासी मुलाकातें होनी चाहिए, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी वाली खरीदो इमरान खान नहीं कर सकते। अपोजिशन जमातों में मुहिब वतन मौजूद हैं, लेकिन अपोजिशन के बाद लोगों मुनाफिकत का मुजाहरा कर रहे हैं, जो एक तरफ कह रहे हैं इमरान खान यहूदी एजेंटों को फरोग दे रहे हैं और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि इमरान खान मगरब के खिलाफ बोल रहे हैं। अपोजिशन रहनुमा पहले तय कर लें इनका हतमी मौक़िफ़ क्या है। शहबाज गिल ने कहा कि सारे मामला 21 जून 2021 से शुरू हुए, क्योंकि वज़ीर इमरान ने पहली बार किसी फौजी को अड्डे देने से इनकार किया। वज़ीर-ए-आज़म के इनकार के बाद तेज़ी से चीज़ें तब्दील होना शुरू हो गई। माजी के हुक्मरान ये कहते थे कि पैगाम आए तो सर झुकाना है और लेट जाना है। माजी के हुक्मरान तो अपनी नस्लों को भी ये सिखाते हैं कि जिस मुल्क के साथ ज़ाती मवाद हो इनसे बगाड़नी नहीं चाहिए। ये खुद फॉरेन नेशनल है, ये जो बात कर रहे हैं शहबाज गिल साहब, ये खुद अमेरिकन नेशनल हैं और अल्लाह के करम से ये इधर हमारे मुल्क पे हुक्मरानी करने आए हुए। ये वाइस राय हैं। ये 5-6 लोग ऐसे थे जो वाइस राय के तौर पर जाने जाते हैं हुकूमत में। लोग इनको अभी भी यही समझते हैं अमेरिकन नेशनल है, कोई कैनेडियन नेशनल है, कोई कहीं से आ गया, कोई कहीं से। इन्हें क्या गर्ज हो सकती है पाकिस्तान से। मेरी आवाम से पूरी जोरी अपील है, जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान से टच रहते हैं, पाकिस्तान में वाक़ई उनकी जायदादें, उनके बाल बच्चे इधर पढ़ते हैं, उनके आबाओ अजदाद की कब्रें इधर, उनको सपोर्ट करें। ये कह देना कि यार वो शहबाज गिल साहब, कोई इनका सियासी बैकग्राउंड भी नहीं है, बैकग्राउंड देखा जाए तो बड़ा गंदा है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि हर बंदा अब तो जानता है, मीडिया का दौर है। अहमद मीर साहब को भी अब रिस्टोर कर दिया गया है जियो पे। तलत हुसैन साहब को भी मुबारकबाद हो। आहिस्ता आहिस्ता हालात जो है वो पुराने पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं। उम्मीद है कि हमारा पुराना पाकिस्तान बहाल हो जाएगा बहुत जल्द।
تو پھر ہم اپنے پاکستان کی سیر اپنی عوام کو کرائیں گے کہ نئے پاکستان میں کیا کھویا اور کیا پایا، اور پرانے پاکستان میں ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے۔ یہ یقین مانیں ٹیکس کی مد میں یہ 4 سال سے پس گئے ہیں ہم لوگ، ٹیکسوں ادا کر کر کے، ٹیکس ادا کر کر کے پس گئے ہیں ہم لوگ۔ ہمیں پتہ ہے ہم نے کتنا ٹیکس دیا، اور 29 ماہ جو ہیں ان کے بھی ٹیکس دیکھ لینا، ان سے زیادہ ہم لوگوں نے ٹیکس دیے ہیں۔ پچھلے 2 سال کے جو ریکارڈ دیکھ لیں، ہم نے اتنا ٹیکس پے کر دیا ہے کہ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اتنا ہم نے کمایا نہیں ہے، اتنے ہم نے کاروبار نہیں کیے، اتنی پراپرٹیاں نہیں بنائی جتنے ٹیکس دے دیے ہیں۔ اللہ پاک میرے پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہر قدم پر ہمارے حکمرانوں کی رہنمائی فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔